Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion of level of prevention. Now we have reached to the tertiary level of prevention. So let's try to understand it with examples. We will also discuss some interesting examples of primordial, primary and secondary level of prevention which have been asked in the Indian previous MCQ exams. Okay. So let's start the video. Crutches in polio. सी जब आप क्रचेस देते हो पोलियो केस में, सो दिस इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो यहाँ क्वेश्चन में पोलियो डिजीज दिया है, तो डिजीज तो हो चुकी है, तो ये प्राइमोडियल और प्राइमरी तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइमोडियल प्राइमरी तक तो रिस्क ही प्रेजेंट होता है, डिजीज नहीं होती है. एंड ये सेकेंडरी भी नहीं होगा, क्योंकि क्रचेस से ना ही पोलियो ट्रीट होता है, ना ही पोलियो को हम डायग्नोज करते हैं. ओके, सो डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी ए टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. इसलिए टर्शियरी लेवल को एग्जाम में आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है. ओके, सो आपको जो 3 ऑप्शंस है ना, उनको पहले रूल आउट करके ऑप्शन से जो आंसर है उससे निकालना है, एंड जो बच जाएगा लेफ्ट वो आपका करेक्ट आंसर होगा. सी कई बार एग्जामिनर आपको चॉइस इसका ब्रेक करके देता है, तो चॉइस कैसे आएगी? टर्शियरी लेवल डिसेबिलिटी लिमिटेशन होगा ये, या फिर टर्शियरी लेवल रिहेबिलिटेशन, या टर्शियरी लेवल बोथ मीन्स रिहेबिलिटेशन एंड लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन दोनों होगा, या फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो ये होगा नहीं, ये तो मैं बता चुकी हूँ. तो अब इस क्वेश्चन को अपने माइंड में आप क्लिनिकली सोचो, ठीक है, कि हम किसी पोलियो के पेशेंट को जो क्रचेज है वो देते क्यों हैं आखिर. सी उसमें डिसेबिलिटी होती है, पैरालिसिस होता है, एंड स्लोली ये पैरालिसिस ऑफ मसल्स जो है ना वो क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, एंड लास्ट स्टेज होती है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की. एंड उसके बाद क्या होता है ना कि जो ब्रीदिंग होता है डिफ़िकल्टी होती है, और उसके बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है. बट इफ़ किसी पोलियो का पेशेंट का जो प्रोग्रेशन ऑफ पैरालिसिस है वो स्टॉप कर जाता है, ओके, तो उसे क्रचेस दी जाती है ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर सके. तो यू आर नॉट ट्राइंग टू लिमिट हिज डिसेबिलिटी, आप उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गिव हिम लोकोमोटरी रिहेबिलिटेशन. मीन्स जो उसकी डिसेबिलिटी है वो वहीं पे रोक नहीं रहे हो, उसे आप जो लोकोमोटरी रिहेबिलिटेशन है ताकि वो डे टू डे एक्टिविटी कर सके वो आप कर रहे हो. सो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में सोचो एंड देन आंसर मार्क करो. ओके, सो ये होगा क्रचेज इन पोलियो इज द टर्शियरी एंड लोकोमोटरी रिहेबिलिटेशन. ओके, फिजियोथेरेपी इन पोलियो. पोलियो में फिजियोथेरेपी क्या होगा? तो इसमें भी तो डिजीज़ हो चुकी है, ये प्राइमरी और प्राइमोडियल तो हो नहीं सकता है बिकॉज डिजीज़ हो चुकी है. नाउ सी फिजियोथेरेपी से पोलियो ठीक भी नहीं हो सकती है, तो ये ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी करते हो तो उससे पोलियो ट्रीट नहीं होता है, पोलियो ठीक नहीं हो जाता. तो डेफिनेटली इट्स ए टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. फिजियोथेरेपी भी टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया. तो ये टर्शियरी लेवल में क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन है या रिहेबिलिटेशन है या फिर दोनों है? तो आप फिर से इसको क्लिनिकली सोचो. सपोज आपके पास ही अगर कोई पोलियो का पेशेंट आता है, वो आपसे पूछ सकता है ना कि इफ़ आप मेरी पोलियो को ठीक नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे फिजियोथेरेपी कराने से क्या बेनिफिट है, मैं फिजियोथेरेपी आखिर कराऊँ ही क्यों? तो आपको उसे समझाना होता है ना कि फिजियोथेरेपी कराने से मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी. इफ़ आप किसी मसल की फिजियोथेरेपी नहीं करते हो तो हो सकता है स्लोली पैरालिसिस इंक्रीज करके 50%, 60%, 70, 80 या 100% पैरालाइज हो जाए. ओके, बट इफ़ आप फिजियोथेरेपी करते हो तो पॉसिबली वो प्रोग्रेशन ऑफ पैरालिसिस 50 to 60 या 70 पर जाके रुक जाएगा, 70% पर जाके. ओके, तो जितना हो चुका है उसे आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन स्टॉप और स्लो इट्स प्रोग्रेशन. लेकिन आप इसके प्रोग्रेशन को, इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकते हो या फिर स्लो कर सकते हो. सो यू आर लिमिटिंग इट्स डिसेबिलिटी, आप इसकी डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हो. तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक गोल्डन रूल है, ये आपको याद रखना है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है नेवर ऑकर्स अलोन. अगर आप किसी की डिसेबिलिटी को लिमिट करते हो तो उसके साथ में रिहेबिलिटेशन आ ही जाएगी. ओके, सो जब भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन होगा इमीडिएट रिहेबिलिटेशन आ जाएगी. सो आंसर होगा बोथ डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन. ओके, एंड ये टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है. ओके, सो नाउ सी स्पेक्टेकल्स.
इट्स ऑल्सो अ टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एंड ये टर्शियरी में है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेक्टेकल्स यूज कब करते हो, आप ही बताओ। जब आपके आईज के लेंस में रिफ्रैक्टरी एरर हो जाता है, ओके, एंड स्पेक्टेकल से रिफ्रैक्टरी एरर जो है ना वो करेक्ट तो नहीं कर सकते ना, ट्रीट तो नहीं कर सकते उसको, नहीं। तो इससे आप क्या करते हो, अपनी डिसेबिलिटी को, जो विजुअल डिसेबिलिटी है उसको लिमिट कर सकते हो। क्योंकि इफ़ आप स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हो तो आपकी विजुअल इक्विटी जो है ना वो फॉल करती जाएगी। अगर आपकी आइज़ का रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर आप स्पेक्टिकल्स नहीं लगाओगे तो और ज़्यादा वो आइज़ जो है ना वो ख़राब होती जाएगी। ओके, सो आप स्पेक्टिकल्स लगाते हो तो क्या होता है, वो वहीं पे जाके लिमिट हो जाता है। सो स्पेक्टिकल्स डिसेबिलिटी को लिमिट करती है। ओके, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो गया। एंड ये एलोन नहीं होता, मैंने बताया कि गोल्डन रूल है कि जब भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन होगा तो जो विजुअल रिहेबिलिटेशन जो है इसमें आ जाएगा। सो आंसर विल बी बोथ डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। नाउ सी इंट्रा ऑकुलर लेंस फॉर द कैटरेक्ट, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। आपको पता है कि ये कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सो दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। सी स्पेक्टिकल्स एंड इंट्रा ऑकुलर लेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिमेंबर, मैं इंट्रा ऑकुलर लेंस की बात कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो जब आप इंट्रा ऑकुलर लेंस लगाते हो किसी को तो आप उसके आइज का कैटरेक्टस लेंस, जो कि एक डिजीज लेंस है, कैटरेक्ट के केस में इंट्रा ऑकुलर लेंस लगता है ना, तो जो डिजीज लेंस है ना, कैटरेक्टस लेंस, जिस लेंस में कैटरेक्ट है उसको आप बाहर निकल के फेंक देते हो। बट आप किसी को स्पेक्टेकल्स देते हो तो आप डिजीज को ट्रीट नहीं करते हो, आप सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट करते हो एंड विजुअलिटी को रिहेबिलिटेट करते हो। सो स्पेक्टेकल्स इज ए टर्शियरी, जबकि इंट्रा ऑकुलर लेंस इज द सेकेंडरी, क्योंकि इंट्रा ऑकुलर लेंस लगा के आप क्या कर रहे हो, उसकी कैटरेक्ट को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि कैटरेक्टस लेंस को हटा रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और है कॉन्टैक्ट लेंस, जो कि मैंने बताया। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, ये भी टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है एंड बोथ डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ना, इट एक्ट्स एज ए स्पेक्टेकल्स, ये स्पेक्टेकल्स के जैसा काम करता है एंड ये इट लिमिट्स डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेट द विजुअलिटी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं लेजिक्स। ओके, तो लेजिक इज ट्राइंग टू ट्रीट, लेजिक का काम क्या है, ट्रीट करना। दिस विल बी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। मॉस्क्यूटो नेट आर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो ये सेकेंडरी और टर्सरी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका काम है डिजीज को रोकना। तो मॉस्क्यूटो नेट तो तभी यूज़ करोगे ना जब मॉस्क्यूटो होगा आपके एरिया में। जब आपके एरिया में मॉस्क्यूटो ही नहीं होगा तो नेट की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे रिस्क प्रेजेंट है, मॉस्क्यूटो है एरिया में, इसलिए मॉस्क्यूटो नेट यूज़ हो रहा है। तो एंडेमिक कंट्री ऑफ मलेरिया लाइक इंडिया, यहाँ पर मॉस्क्यूटो नेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉस्क्यूटो का रिस्क फैक्टर है। सो ये होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड ये होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, because it gives specific protection against the vector borne diseases. Okay, so next देखते हैं mosquito repellent, तो it's also primary level and specific protection. Okay, DPT, see it is an insecticide, आप सबको पता है कि DPT जो है, DDT जो है ये इंसेक्टिसाइड है, ये तभी यूज़ करते हैं जब इंसेक्ट्स होंगे। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बिकॉज DDT तो वहीं स्प्रे करते हैं ना जहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग का चांसेस होता है या वेक्टर बॉर्न डिजीज एंडेमिक होता है। ओके, सो इट्स ऑल्सो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, गैम्बूजिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ लार्विवोरस फिश, एक फिश है, मॉस्क्यूटो लार्वा को ये खाती है, यानी कि मॉस्क्यूटो के लार्वा अगर प्रेजेंट है पानी में तभी तो हम इस जो गैम्बूजिया फिश है उसको ऐड करेंगे ना वाटर में। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, सो इट इज ऑल्सो प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इनफैक्ट मलेरिया प्रोग्राम में आज तक एक ही बार क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में पूछा गया था
कि व्हाट इज द प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए क्या होगा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नॉट प्राइमरी, प्राइमोडियल। तो मलेरिया में आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इमरजेंस ऑफ मलेरियल रिस्क फैक्टर को, मीन्स मॉस्किटो को के ब्रीडिंग को आप कैसे रोक सकते हो कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ही ना हो। तो क्योंकि रिस्क फैक्टर तो तभी होगा ना जब मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी, तो हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करना है। हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करके मॉस्किटो इमरजेंस को रोक सकते हैं। सो इसे हम टेक्निकली प्रोग्राम में कहते हैं सोर्स रिडक्शन, मीन्स मॉस्किटो के सोर्स को रिडक्शन, सोर्स का रिडक्शन करना। सो ना होगा सोर्स, ना होगी ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग नहीं होगी तो ना ही होगा मॉस्किटो और ना होगी मलेरिया। ओके, सो अब आप इस एग्जाम्पल को एक साथ समझने की कोशिश करो। सोर्स रिडक्शन मीन्स मॉस्किटो का अगर सोर्स रिड्यूस किया जाए तो वो हो गया प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बट इफ मॉस्किटो इन्वायरमेंट में आ जाता है तो आप क्या करते हो, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई करोगे। ओके, जैसे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड DDT। ओके, बट इफ मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो अब आप क्या करोगे, अब डायग्नोसिस करोगे, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, डायग्नोसिस में मलेरिया अगर मिलता है तो आप उसे क्या देते हो, ACT दो, जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसका, तो वो हो गया सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट। बट इफ आपको मलेरिया की कोई कॉम्प्लिकेशन रोकनी है तो अब हम जाएंगे टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की तरफ। ओके, सो एक ही डिजीज में मल्टीपल लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑपरेट कर सकते हो। ओके, सो आपको क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है ना एंड एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान से रीड करना है और समझना है। सी एग्जाम्स में दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट था, ए फादर आस्क्ड हिज सन नॉट टू अडॉप्ट बैड हैबिट, दिस इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, मीन्स जो इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर है उसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो अपने लाइक वो कहता है अपने बच्चे को कि डू नॉट स्टार्ट स्मोकिंग, डू नॉट स्टार्ट अल्कोहल, मीन्स स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म स्टार्ट नहीं करने के लिए। तो ये क्या होगा, ये होगा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, ए फादर आस्क्ड हिज सन टू लीव हिज बैड हैबिट, मीन्स उसके बैड हैबिट को छोड़ने को कहता है। तो इट्स ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वाई, बिकॉज रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, मीन्स वो स्मोकिंग कर रहा है तब तो उसे बोल रहा है ना छोड़ने को। सी, एक फादर अपने सन को बैड हैबिट छोड़ने तभी तो कहेगा ना जब उसे कोई बैड हैबिट दिखाई देगी एंड उसको पता होगा कि हाँ इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकते हैं। दैट मीन्स रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, तो वो एक खराब आउटकम को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है अपने सन को कि लीव हिज बैड हैबिट। सो दिस विल बी विच मोड ऑफ इंटरवेंशन, प्राइमरी तो हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेकिन विच मोड ऑफ इंटरवेंशन, तो ये भी ये होगा आपको हेल्थ प्रमोशन, क्योंकि वो उसके हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। ओके, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अब कि ए सन लीव हिज बैड हैबिट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फादर, मीन्स वो अपने बैड हैबिट को छोड़ देता है, तो अब वो किसी बैड आउटकम को प्रिवेंट हो सकता है कि कर दे, प्रिवेंट पॉसिबली। सो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है कि बैड हैबिट वो करता है। ओके, बट ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट बैड आउटकम, लेकिन अपने फादर के एडवाइस पे वो जब स्मोकिंग छोड़ देता है, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ देता है, तो वो क्या कर रहा है, एक बैड आउटकम को प्रिवेंट कर रहा है बाय लिविंग हिज बैड हैबिट। सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, तो बैड हैबिट को फिर से आप देख लो, बैड हैबिट को एडॉप्ट ना करना, नॉट टू एडॉप्ट, एडॉप्ट ना करना प्राइमोडियल। कोई आपको समझाता है कि बैड हैबिट को छोड़ दो, कोई समझाता है तो वो हो गया प्राइमरी में हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन से समझाना आप कोरिलेट कर सकते हो। बट इफ़ आप उसकी बात मानकर बैड हैबिट को छोड़ देते हो, आप किसी के एडवाइस से आप क्या करते हो, किसी एडवर्स आउटकम को प्रिवेंट कर रहे हो, सो इट्स अ प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल,
ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होता है जो बाय बर्थ होता है, ईट हेल्दी फूड, डोंट स्टार्ट स्मोकिंग, डू नॉट स्टार्ट एल्कोहलिज्म, सो ये हो जाएगा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, चेंजिंग लाइफ स्टाइल। सी, तो आप किसी को लाइफ स्टाइल चेंज करने को तभी तो एडवाइस करोगे ना जब ऑलरेडी वो जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा लाइफ स्टाइल में। आप एक आउटकम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो चेंजिंग उसका लाइफ स्टाइल चेंज करने को, मीन्स उसके लाइफ स्टाइल में कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से उसको कोई डिजीज़ का रिस्क है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो एडवर्स आउटकम है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस विल बिकम ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, एंड यहाँ पे आप किसी को समझा रहे हो तो ये क्या होगा, प्राइमरी लेवल होगा, लेकिन ये हेल्थ प्रमोशन होगा। ओके, एंड इफ़ आपके समझाने से वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है तो वो हो जाएगा प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो जाएगा। ओके, सो आप अगर किसी को समझाते हो ओके तो वो हो गया हेल्थ प्रमोशन, लेकिन आपके समझाने पे वो आपकी बात मान के अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है तो वो हो गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, नाउ क्लियर। नेक्स्ट सी, फीटल यूएसजी इन प्रेगनेंसी। तो इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को आप देखो कि हम करते हैं, क्यों करते हैं फीटल यूएसजी, डायग्नोज करने के लिए ना। क्या डायग्नोज करने के लिए, टू डायग्नोज द डाउन सिंड्रोम। तो इट्स डन फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया कि गोल्डन रूल है, सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो क्या है, सेकेंडरी डायग्नोस्टिक मोड ऑफ इंटरवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड डायग्नोस्टिक मोड ऑफ इंटरवेंशन इसका है। तो फीटल यूएसजी क्या होगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड इट्स डन फॉर अर्ली डायग्नोसिस। नेक्स्ट, आयरन फॉलिक एसिड given in pregnancy, it is a primary level of prevention specific protection because प्रेगनेंसी में आयरन फॉलिक एसिड सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर एनीमिया का है हमारे कंट्री में। 70% फीमेल्स जो है ना इंडिया में वो एनीमिक है, एंड जो लेफ्ट 30% है, तो आप सोचोगे कि 70% एनीमिक है तो 30% तो नहीं है, तो उनको क्यों देते हैं। सी, प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी बेबी को भी न्यूट्रिशन मदर से ही मिलता है ना, तो वो मदर एनीमिक हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए हम सारे ओवरऑल जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं हम सारे को आयरन फॉलिक एसिड देते हैं। ओके, सो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में देना ये क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एंड ये है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मीन्स एनीमिया के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन देता है। ओके, बट फॉलिक एसिड स्टार्टेड 3 months प्रायर टू कंसेप्शन, मीन्स जो कंसेप्शन है उससे 3 month पहले से अगर कोई फॉलिक एसिड ले रहा है विथ अ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मीन्स अगर उसको पहले से हिस्ट्री है, जो प्रीवियस बेबी था उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मीन्स रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, सो इट्स ऑल्सो अ प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तभी तो ले रही है ना। सी, इसी तरह से है मोबाइल आई क्लिनिक is which level of prevention? So national program for control of blindness and visual impairment, इसमें मोबाइल आई क्लिनिक क्या होता है ना कि विलेज टू विलेज जाती है एंड ये डिजीज़ को डिटेक्ट करने के पर्पज से जाती है ताकि पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस करके पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए CHC भेज सके। सो दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस द मोड ऑफ इंटरवेंशन। ओके, सी, इफ आप ड्राइव कर रहे हो तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट तो है ही, तो सीट बेल्ट या हेलमेट जो होता है ना वो क्या करता है, वो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट को कम नहीं करता है। अब देखो सीट बेल्ट और हेलमेट क्या है, तो ये रिस्क ऑफ एक्सीडेंट को कम नहीं करता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है एक्सीडेंट से, हेड इंजरी या डेथ। तो सीट बेल्ट या हेलमेट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेड इंजरी, ये हेड इंजरी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है बिकॉज इट्स ए कॉमन कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ का ये सबसे कॉमन कॉज है हेड इंजरी इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ओके, सो नाउ सी, ओवरऑल द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज, जो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ओवरऑल तो वो कौन सा होगा, प्राइमोडियल, मीन्स आप रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को ही रोक दे तो वो तो सबसे बेस्ट है कि रिस्क फैक्टर ही नहीं आए। ओके, नाउ सी, व्हाट इज द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा बेस्ट लेवल होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि BCG वैक्सीन, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर को तो हम यहीं पे रोकेंगे ना।
सॉरी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम डिजीज को रोक सकते हैं बीसीजी वैक्सीन से, लेकिन नहीं, बीसीजी वैक्सीन पल्मोनरी टीवी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देती है, रिमेंबर। वो ओनली सीवियर फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लाइक मेनिंजियल टीवी एंड स्पाइनल टीवी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। इनफैक्ट वर्ल्ड में पल्मोनरी टीवी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हमारे लिए मेजर लेवल है सेकेंडरी। ओके, सो हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं इफ़ यू हैव कफ फॉर मोर देन 2 वीक कम टू अस, वी विल डायग्नोज फॉर टीबी। तो हम सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट लेवल फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए कौन सा बेस्ट लेवल है? सो इट्स ऑल्सो सेकेंडरी। इफ आपके स्किन पर कोई भी हाइपोनेस्थेटिक स्किन पैच है तो आप हमारे पास आओ, हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। अब लेप्रोसी की एक न्यू वैक्सीन जो मार्केट में आई है लाइक MIP, इफ़ ये MIP वैक्सीन अच्छे रिजल्ट दिखाती है तो ये सक्सेसफुल अगर हो जाता है तब हमारा लेप्रोसी का सेकेंडरी आंसर चेंज होकर प्राइमरी हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल तो लेप्रोसी में हम डायग्नोज ही करते हैं। सो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल डायग्नोसिस मोड ऑफ इंटरवेंशन है। बट इफ़ अगर MIP वैक्सीन अगर बेटर एक्शन दिखाती है देन ये आंसर चेंज होके हो जाएगा प्राइमरी। ओके, क्योंकि वैक्सीन्स आर प्राइमरी। नाउ सी द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? ओके, दिस इज प्राइमोडियल। ये क्या है? प्राइमोडियल है बिकॉज मैक्सिमम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क फैक्टर प्रिवेंटेबल होते हैं। लाइक अगर स्मोकिंग देखो, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इन सबको तो एटलीस्ट हम रोक सकते हैं ना। सो इसलिए बेस्ट होगा यहाँ पे प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। See, if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it. Okay, thank you.